हेलो और नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, यानी मौलिक अधिकार, यानी हमें नागरिकों को संविधान के अनुसार कौन कौन से मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। मौलिक अधिकार वो जो नागरिकों को दिए हुए हैं, उस पर किसी की पाबंदी नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि अधिकार क्या होते हैं। मैंने एक ऑथर के अनुसार लिखा है कि लॉस्की के अनुसार अधिकार क्या होता है। अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। मीन्स दैट कि अधिकार के बिना वो अपने लाइफ को सर्वाइव नहीं कर पाएगा, अपने बॉडी को वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। मीन्स दैट कि जब तक उसके अधिकार नहीं होंगे तो वो करेगा कैसे, लोग उस पर पाबंदी लगाएंगे। ठीक है, यानी वो उसके कोई भी काम करेगा तो उसमें उसके रुकावट बन जाएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। मौलिक अधिकार वो होते हैं जिनका वर्णन जिन कानूनी अधिकारों का वर्णन संविधान में होता है। ठीक है, उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। यह सभी लोकतांत्रिक देशों में दिए जाते हैं, जैसे भारत, जापान इत्यादि सभी देशों में दिए जाते हैं। ठीक है, और ये मौलिक अधिकार हमारे व्यक्तित्व को सुरक्षित रखते हैं ठीक है, और ये अधिकार सरकार की मनमानी पर भी रोक लगाते हैं। ठीक है, अब है हमारा एक और मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच 35 तक है। ठीक है, अनुच्छेद यानी आर्टिकल जो 12 और 13 में इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, यानी जो संविधान है उसको जो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 में फंडामेंटल राइट्स का इंट्रोडक्शन दिया गया है, और 33, 34, 35 में कंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल, यानी जो फंडामेंटल राइट का कंक्लूजन दिया गया। ठीक है, और जो 14 से लेकर 32 तक हमारे मौलिक अधिकार है। ठीक है, और जो मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट है वो हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका के संविधान से। हम भारत के संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, क्योंकि 44वां 1978 संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो अब वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं, और अब वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 300 क में है। ओके, तो वो हमारे 6 कौन कौन से अधिकार हैं। समानता का अधिकार, यानी इक्वलिटी का राइट टू इक्वलिटी। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मीन्स शोषण के विरुद्ध। ठीक है, मीन्स दैट कि अगर आप एक सेकेंड। ओके, और अगला है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। और अगला है 5वां अधिकार हमारा राइट ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल, यानी संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार। वो कौन से आर्टिकल में है, 29 और 30। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो किस में है, 32 में। और जो 31 था उसमें संपत्ति का अधिकार था। सॉरी गाइस, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे। 32 आर्टिकल, ये 32 आर्टिकल के अंतर्गत आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मीन्स जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है। और जो 31 आर्टिकल था वो हमारा संपत्ति का अधिकार था, जो उसे हटा दिया गया है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है, तो यानी 14 से 18 तक है। ठीक है, हम देखेंगे कि जो समानता का अधिकार का जो पहला आर्टिकल यानी 14 आर्टिकल क्या कहता है। 14 आर्टिकल कहता है कि हर व्यक्ति कानून के समक्ष समान है। ठीक है, यानी कानून के समक्ष समानता का अधिकार मीन्स दैट कि कोई भी व्यक्ति, क्रिमिनल हो चाहे कैसा भी हो, उसको जो कानून होगा उसकी नज़रों में सब एक जैसे हैं। ठीक है, ये नहीं कि पक्षपात की जगह वो अमीर कास्ट का है तो उसको ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी, वो गरीब है तो उसको कोई वैल्यू नहीं दी जाएगी, ये नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगला है हमारा सामाजिक समानता की स्थापना। सामाजिक समानता की स्थापना मीन आर्टिकल 15 क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति
के साथ उसके साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हर व्यक्ति समान है समाज में, ठीक है। अगला तीसरा क्या है, सरकारी नौकरियों के लिए अवसर की स्थापना, यानी हर व्यक्ति के लिए सरकारी नौकरी पाने का अवसर बराबर है, यानी हर व्यक्ति को समान अवसर दिया जाएगा। ये नहीं कि वो हाई क्लास के हैं तो उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी, वो लो क्लास के हैं तो उन्हें नहीं दी जाएगी, ठीक है। अगला है छुआछूत की समाप्ति, अस्पृश्यता का अंत। छुआछूत की समाप्ति, जैसे कि आप अपने पुराने टाइम में चले जाएं, जो राजा महाराजाओं से पहले के टाइम में भी, तब भी छुआछूत चलता था कि हाँ ये गरीब कास्ट के, हमें छू लेंगे तो हम भ्रष्ट हो जाएंगे, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। वो अब ऐसा कुछ नहीं है। वो कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल नंबर 17। अगला है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 क्या कहता है, अब किसी भी जो उपाधि जैसे टाइटल वगैरह चलते थे पहले, वो अब उसका अंत हो गया है। सिर्फ किसको छोड़कर, मिलिट्री और एजुकेशनल को छोड़कर बाकी कोई भी उपाधि नहीं लगा सकता, ठीक है। यानी डॉक्टर वगैरह लगा सकते हैं और एजुकेशनल में टीचर्स वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है, और मिलिट्री वगैरह लगा सकते हैं। तो हमारा दूसरा अधिकार कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक है। जो हमारा आर्टिकल 19 है उसमें 6 मौलिक अधिकार हैं, यानी 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ठीक है। उसके अंदर पहला है भाषण में विचार प्रकट करने की व्यवस्था, यानी स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति अपने भाषण और विचार को प्रकट कर सकता है किसी के सामने कभी भी, ठीक है, उस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। दूसरा, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने की स्वतंत्रता, यानी अगर कोई मीटिंग करना चाहता है तो शांतिपूर्ण तरीके से वो कर सकता है, कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। संगठित होने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जाति धर्म के लोग अपना संगठन बना सकते हैं, उन्हें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है कि वो अपना संगठन बना सकते हैं। अगला है सारे भारत में घूमने फिरने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी राज्य में जा सकता है घूमने के लिए, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। भारत के किसी भी भाग में रहने की स्वतंत्रता, भारत का नागरिक किसी भी भारत के राज्य में रहने की पूर्ण स्वतंत्रता है, ठीक है। और अगला है कोई भी व्यवसाय और व्यापार करने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति अपने मनपसंद और अपने अकॉर्डिंग व्यापार और व्यवसाय चला सकता है, ठीक है। और एक बात और, अगर हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी होती है तो जो हमारा आर्टिकल 19 है वो अपने आप सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। और अब हमारा आर्टिकल 20 क्या कहता है, स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 20 क्या कहता है, आपराधिक मामलों में संरक्षण, यानी कोई भी उसने अपराध किया है किसी भी नागरिक ने, तो उसको संरक्षण के लिए भी कुछ उपाय किए गए हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति नागरिक को उसी विधि के तहत दंड दिया जाएगा जो उसके द्वारा अपराध किए गए समय के प्रभावित है, यानी कि जो वो समय काट रहा है वही समय काटे, यानी कि आप समय आने पे उसकी सज़ा 15 साल होगी तो आप उसकी सज़ा 15 साल कर दो, ऐसा नहीं होगा। उसे 10 साल की सज़ा मिली तो वो 10 साल की सज़ा काटेगा। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। मीन्स दैट कि उसने एक अपराध किया, उसके लिए दंड मिल चुका है, तो आप उसे दोबारा वही दंड उस सज़ा के लिए दंड नहीं दे सकते, ठीक है। अलग अलग व्यक्ति आए उसको अलग अलग सज़ा देने लग जाए, ये नहीं कर सकता। किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, कोई भी व्यक्ति उसे गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, ठीक है। हमारा स्वतंत्रता के अधिकार का आर्टिकल 21 क्या कहता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। यानी इसके अंतर्गत क्या आता है, जीवन जीने का अधिकार, यानी कोई भी व्यक्ति जी सकता है, यानी कि आप उसे वो निचली कास्ट का तो आप उन्हें मार दो, उन्हें जीने का कोई अधिकार ऐसा नहीं है। सब भारत के नागरिकों को सभी समान अधिकार देगा, सभी व्यक्ति जीवन जी सकता है अपने अनुसार, ठीक है। सभी को स्वच्छ पर्यावरण पर सभी का अधिकार है। आश्रय का अधिकार है, यानी सबको घर में रहने का अधिकार है, घर बनाने का अधिकार है, ठीक है। और निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार भी है, यानी जो कानूनी सहायता होती है वो निःशुल्क सभी लोगों को, सभी नागरिकों को अधिकार है कि वो ले सकता है उनके, ठीक है। और 21A इसमें ऐड किया गया था, जो 86 संशोधन हुआ था 2002 में, तो इसे ऐड किया गया था। तो ये शिक्षा संबंधी अधिकार है। तो इसमें क्या ऐड किया गया था कि निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, यानी आपने 14 साल से जो 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान लागू किया गया था 2002 में, ओके।
सो हमारा आर्टिकल 22 क्या कहता है, स्वतंत्रता के अधिकार का आर्टिकल 22 कहता है निरोध और गिरफ्तारी में संरक्षण, यानी अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसमें कुछ ना कुछ संरक्षण दिया जाता है, जैसे कि किसी भी व्यक्ति को उसका अपराध बताए बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दूसरा है बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, यानी इसे कोर्ट में पेश करना होता है। तीसरा है बंदी बनाए गए व्यक्ति को अपने पसंद का वकील करने की आज़ादी, ठीक है, जो जिस व्यक्ति ने अपराध किया वो अपनी मनपसंद का वकील चूज कर सकता है। ओके, हमारा तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। वो कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 कहता है कि जो बंधुआ मजदूरी पहले चलती थी वो उस पर रोक है, यानी कोई भी व्यक्ति किसी को बंधुआ बनाकर नहीं रख सकता, ठीक है। और बेगार लेने पे, यानी जो मानव की तस्करी हुआ करती थी, मीन सेट की जो बेचा जाता था लोगों को, उस पर भी रोक है। अगला है 24, आर्टिकल नंबर 24 क्या कहता है, जोखिम भरे कामों में बच्चों से मजदूरी करवाने पर रोक, यानी जो जोखिम भरे काम होते हैं उसमें बच्चों से आप बाल मजदूरी नहीं करवा सकते, ठीक है। और हमारा चौथा कौन सा अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 में। सो हमारा आर्टिकल 25 क्या कहता है, किसी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, यानी किसी भी हर नागरिक के पास अपने मन पसंद का वो धर्म चुन सकता है। कोई फोर्स नहीं है कि आप ये धर्म ही चुनो, नहीं, कोई भी व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार कोई भी धर्म चुन सकता है। आर्टिकल 26 क्या कहता है, धार्मिक मामले के प्रबंध का अधिकार। धार्मिक मामले के प्रबंध का, यानी कोई भी नागरिक अपने धर्म के कार्यों को करने का सभी के पास अधिकार, जैसे हम लोग जागरण वगैरह कराते हैं, ममदर मुहर्रम वगैरह करते हैं, तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है, सब लोग अपने अपने कार्यक्रम कर सकते हैं। अगला आर्टिकल 27 क्या कहता है, किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए ना टैक्स देने की कोई स्वतंत्रता। अगर आप अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई भी टैक्स कोई भी टैक्स नहीं देना होता, ठीक है। आप अपने धर्म का प्रचार फ्रीडम कर सकते हो, स्वतंत्र पूर्ण रूप से कर सकते हो। और आर्टिकल 28 क्या कहता है, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने पर रोक, यानी जो सरकारी शिक्षण संस्था यानी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पर कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं देने पर रोक है, क्योंकि अब हाँ हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पे तो सभी धर्म के लोग आते हैं। आप वहाँ पर आप कोई रोक नहीं, आप वहाँ पे एक धर्म पढ़ाओगे तो वहाँ पे तो अनेक धर्म के लोग आते हैं ना, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो वहाँ पर अनेक धर्मों के लोग आते हैं, तो आप किसी एक धर्म के आप वहाँ पर स्टडी नहीं करा सकते, ठीक है। सो हमारा अगला है शिक्षा और संस्कृति का मौलिक अधिकार। वो कौन से आर्टिकल हैं, 29 और 30। आर्टिकल 29 क्या कहता है, भाषा लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार। और आर्टिकल 30 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, यानी अल्पसंख्यक अपने इंस्टीट्यूट वगैरह खोल सकते हैं और उसमें अपने अल्पसंख्यकों यानी अपने लोगों को क्या आरक्षण दे सकते हैं। अगला है संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार। संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार वो कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है, वो आता है आर्टिकल 32, ठीक है। यानी संविधान में मौलिक अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दी गई है, यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ये न्यायालय संवैधानिक उपचारों के मौलिक अधिकारों में दिए गए लेखों या रिट के माध्यम से मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। मीन्स दैट कि जो ये न्यायालयों के पास कुछ रिट और लेख होते हैं जिनके थ्रू वो हमारे अधिकारों की, तो वो कौन से रेट हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, परमादेश लेख, प्रतिषेध लेख, अधिकापेक्षा लेख, उत्प्रेक्षण लेख। तो हमारा पहले हम देखेंगे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख क्या होता है, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख मीन्स दैट कि शरीर को हमारे समक्ष पेश करो, यानी जो न्यायालय या न्यायाधीश किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में हाजिर करने का आदेश दे सकती है, अगर उसे बंदी बनाने का कारण भी पूछ सकती है, अगर उसे लगता है कि उसे गैर कानूनी तरीके से उसे बंदी बनाया गया है तो न्यायालय से रिहा करने का भी आदेश दे सकती है। परमादेश लेख क्या होता है, परमादेश लेख का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति या संस्थान अपने कर्तव्य का पालन ना करे तो न्यायालय उसे कर्तव्य पालन करने का आदेश दे सकती है। अगला है प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख मतलब कोई भी अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र या कानून
ने उसे जितनी शक्ति दी है उससे ज़्यादा इस्तेमाल करे तो सर्वोच्च न्यायालय उस पर रोक लगा सकता है, यानी ऐसा करने से उसे मना कर सकता है। अधिकार परीक्षा लेख क्या होता है? किस अधिकार से, यानी व्यक्ति ने कानून के विरुद्ध कोई भी सरकारी नौकरी या अधिकार हासिल कर रखा है तो न्यायालय से पूछ सकता है कि आपने किस अधिकार से ऐसा किया। अगला है उत्प्रेक्षण लेख, यानी उत्प्रेक्षण लेख क्या होता है? यदि कोई उच्च न्यायालय ये समझ ले कि उसके अधीन किसी न्यायालय ने अपने अधिकार या अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है तो उच्च न्यायालय उस मुकदमे से संबंधित कागजात मंगवाकर जांच पड़ताल कर सकते हैं। तो इन रिटों के माध्यम से न्यायालय जो होता है वह मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। और जो हमारा आर्टिकल 30 है उसमें 33 है, उसमें हमारे मौलिक अधिकारों को कंक्लूजन दिया। ओके गाइज, अगर आपको हमारे वीडियो, और मैंने इसकी PDF नीचे लिंक में डाल दिया है, आप उसमें चाहे तो देख सकते हैं। सो